मैं आपको एक खाली कुर्सी दिखाना चाहता हूं। दरअसल कर्नल सहरावत, जो कि आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं, हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, उनको इस कार्यक्रम के लिए आना था, कर्नल देवेंद्र सहरावत को, लेकिन अंतिम वक्त पर माफी मांगते हुए उन्होंने आने से मना कर दिया। हम आम आदमी पार्टी का पक्ष जानना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल का पक्ष जानना चाहते हैं, मनीष सिसोदिया जी का पक्ष जानना चाहते हैं, और जैसे ही उनका पक्ष आएगा हम उन तक पहुंचाएंगे। हमने इस बहस को एक तरफा रखने की कोशिश नहीं की। हम इस खाली कुर्सी के माध्यम से ये भी जताना चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के सदस्यों को, अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी बात कहने का पूरा मौका देना चाहते हैं। इससे पहले भी भय्यू महाराज के आरोपों पर विफर कर अरविंद केजरीवाल ने भय्यू महाराज को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। स्वामी रामदेव के खुलासे पर भी आम आदमी पार्टी, जो कि हर मुद्दे पर ट्विटर पर, फेसबुक पर कमेंट करती है, उन्होंने कमेंट तक नहीं किया और खामोश बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि पूरी दुनिया से सवाल पूछने वाले आम आदमी पार्टी के लोगों पर क्या ये दायित्व नहीं बनता कि वो इस खुलासे पर अपनी राय साफ करें, क्योंकि देश की जनता उनसे जवाब मांग रही है। वो जवाब इसलिए क्योंकि देश की भावनाओं से कहीं ना कहीं खिलवाड़ की बात आती है अगर स्वामी अग्निवेश जी का ये बयान सटीक साबित होता है तो हम यही आपको कह रहे हैं कि हम लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कर्नल सहरावत को भी बुलाया हुआ था, लेकिन अंतिम वक्त पर माफी मांगते हुए उन्होंने आने से मना कर दिया। मुफ्ती साहब जुड़े हुए हमारे साथ, टीम अन्ना के सदस्य रहे हैं, बहुत जाने माने सदस्य थे। कई कार्यक्रमों में आपको अन्ना और अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए होंगे। वो लोग एक संस्था की बात करते थे, कहते थे कि हमारी टीम के अंदर सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है। तो मुफ्ती साहब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके टीम अन्ना से निकाला गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो टीम अन्ना की मीटिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसी आरोप के बाद उन्हें निकाला गया था। हमारे साथ पंडित एन के शर्मा हैं, जो कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और स्पिरिचुअल पीस के मामले में पूरी दुनिया भर के अंदर काम करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि सरकार और टीम केजरीवाल और टीम अन्ना के बीच दोनों दौर पर, जंतर मंतर के दौरान और उसके बाद, किस तरह की और क्या बातचीत हुई थी। हमारे साथ है एशियन चैंपियन सुनीता गोधारा जी, जो कि टीम अन्ना की सदस्य है। वो भी अगले 1 घंटे हमारे साथ बनी रहेंगी। मुफ्ती साहब, कोई आश्चर्य आपको स्वामी अग्निवेश के इस खुलासे पर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और यकीनन मैं इसे ये समझता हूं कि क्योंकि अरविंद की जो भावनाएं थी वो इसी तरह से थी, पूरे देश को धोखे में रखना और उससे खिलवाड़ करना, ये अरविंद का एक तरह से एक एजेंडा था। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एजेंडा नहीं, उसने इस आंदोलन को एक उद्योग की शक्ल दे दिया था, हर महीने आंदोलन करना। और उसमें एक तथ्य मैं और सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त अन्ना ने रामलीला ग्राउंड के ऊपर जब अनशन किया, तो मनीष ने अपनी स्पीच में, सारे आप मीडिया के लोगों ने सुना होगा, सारे देश ने सुना होगा कि अन्ना रात को अनशन नहीं तोड़ते। जब अनशन तोड़ने की बात आई तो अगले दिन 10 बजे उनका अनशन तोड़वाया गया और मुंबई के अंदर ठीक रात को 8 बजे उन्हें जगा करके उनका अनशन तोड़वाया गया, जबकि उस अनशन को आगे बढ़ाया जा सकता था। और उसके बीच में बात तुड़वाया क्यों? इसलिए कि अगले दिन बाबा रामदेव के आने की खबर थी और बाबा रामदेव के साथ क्राउड आने वाला था। तो अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन को पूरी तरह से अपने एक सियासी एजेंडा जो छुपा हुआ था उसे हासिल करने के लिए उसने पूरे आंदोलन को, पूरे देश के लोगों को धोखा दिया। इसलिए अन्ना जो है उनके लिए एक महज एक चेहरा बन करके रह गए थे और अन्ना को मजबूर कर दिया था। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने टीम को छोड़ा था, उस दिन मैंने अन्ना से जब ये कहा कि अन्ना, टीम के अंदर अविश्वास पैदा हो गया है, विश्वास नजर नहीं आ रहा है, तो अन्ना ने कहा कि हाँ, ये मैं भी महसूस कर रहा हूं। तो इतनी बात मैंने कही और इन्होंने इतनी देर में पूरा षड्यंत्र तैयार कर लिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इन्होंने जहां अन्ना ठहरते थे, यानी अन्ना को प्रशांत भूषण के यहाँ ठहराया जाता था, क्यों ठहराया जाता था? उस कमरे के अंदर बाजाब्ता तौर से अगर उसकी जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए, तो कैमरे फिट किए जाते थे ताकि उन्हें एक एक चीज की, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बात कर रहा है, ये सारी चीजें उनके साथ में लगी हुई थी। और वो आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। मुंबई का जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में आपने खुलासा किया। आपने खुलासा किया कि किस तरह से आपको शक है कि उनकी जासूसी हुआ करती थी। इन दोनों मुद्दों पर हम आएंगे और क्यों थे अन्ना अरविंद के इतने प्रभाव में, इस पर भी आएंगे। लेकिन पंडित एन के शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप स्वामी अग्निवेश जी को बेहद करीब से जानते हैं, क्या स्वामी अग्निवेश जी
क्योंकि अरविंद का तर्क ये होगा, मैं उनका तर्क मान के चलता हूं, उनका तर्क ये होगा कि चूंकि हमने उनको टीम से निकाल दिया था इसलिए वो अब अनर्गल बातें कह रहे हैं, उनका कमेंट जो है मेरे कमेंट करने लायक नहीं है। क्या स्वामी अग्निवेश की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है अरविंद केजरीवाल की? निसंदेह स्वामी अग्निवेश जी ने इस देश और समाज के लिए काफी कुछ योगदान दिया है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से और भिन्न भिन्न सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में काम करने के द्वारा। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मैं यदि सही कहूं तो उन दिनों ज्यादा, चूंकि समाचार माध्यम नहीं थे जैसे कि टेलीविजन चैनलों पे आजकल बहस चलती है, तो उन्होंने जो किया वो उतना पूरी दुनिया के सामने शायद कम आ पाया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो केवल इस बात के लिए जाने जाते हैं, हिट एंड रन, वो तो कोई आरोप लगाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जो उन्होंने माननीय स्वामी अग्निवेश जी ने कहा है, मुझे लग रहा है कि उनकी बात में काफी दम होगा, नहीं तो वो स्वामी अग्निवेश है, उन्हें क्या स्वार्थ है इस प्रकार की बात और वो भी आज करने का। यदि आप उस समय के वातावरण में जाएं तो जरा गौर कीजिएगा स्थिति क्या बनी हुई थी। पूरे देश में भयानक आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी। देश का युवा एक किस्म से अन्ना हजारे जी के माध्यम से जयप्रकाश जी को देखते हुए एक क्रांति लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि भ्रष्टाचार, महंगाई और दुनिया भर की जो चीजें चल रही हैं मुल्क में उससे शायद मुक्ति मिलेगी। उस सारे के सारे वातावरण को यदि 2-3 लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के मद्देनजर बलि नहीं दी होती तो इस देश की स्थिति निश्चित तौर पर भिन्न होती। एक बात। दूसरी बात मैं फिर ये कहना चाहता हूं, आप जरा गौर कीजिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी देश की। उस वक्त डॉलर का क्या भाव था और आज डॉलर का क्या भाव है। हमारे यहाँ ग्लोबल रिसेशन के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ऊंचाई पर गई थी। ये बड़ा भारी राजनीतिक षड्यंत्र ही नहीं था, विदेशी षड्यंत्र था, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हमारी यहाँ ग्लोबल रिसेशन के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ऊंचाई पर गई थी। ये बड़ा भारी राजनीतिक षड्यंत्र ही नहीं था, विदेशी षड्यंत्र था, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना चाहता था। आज जो उद्योग धंधों की स्थिति बन चुकी है उसके द्वारा ये बात पूरी तौर पे प्रमाणित होती है कि ये देश के खिलाफ साजिश थी। कुछ लोग तो ये भी ख्वाब पाले हुए थे कि यदि इस प्रकार का मामला हो गया, अन्ना हजारे जी को पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देख रहा था, पूरे पार्लियामेंट ने एक स्वर से खड़े होकर के उनके सम्मान में ये बात कही थी, हम आपका जीवन चाहते हैं।